नमस्कार दोस्तों, दी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम कुंडली में धन का विचार कैसे किया जाता है वो देखेंगे। देखिए, कुंडली में धन का विचार जो है वो 4 घरों से किया जाता है। वो 4 घर जो है वो पहला जो घर है वो दूसरा घर है, दूसरा घर जो है वो आपका 5वां घर है, तीसरा घर आपका 8वां घर है, चौथा घर आपका जो है वो 11वां घर है। तो इन 4 घरों को हम पर्णफर घर भी कहते हैं। पर्णफर घर की जो थ्योरी है वो ऐसी है कि वो नेक्स्ट टू द केंद्र होते हैं, यानी कि केंद्र से अगला वाला घर। ये जो आप ये 4 घर देख रहे हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, ये केंद्र के घर हैं और केंद्र से अगले वाले घर को पर्णफर घर कहते हैं और इसी से ही आपका धन का विचार किया जाता है। देखिए, जैसे पहले से अगला घर दूसरा है, चौथे से अगला घर 5वां है, 7वें से अगला घर 8वां है और 10वें से अगला घर 11वां है। अब कैसे धन का विचार किया जाता है और क्या कुंडली में क्या लॉजिक लगाया जाता है? सबसे पहला लॉजिक जो है वो ये है कि जो आपका लगन है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक राशि आ गई, तो एक राशि का जो स्वामी है वो आपका लगन का जो होगा वो मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी आपका सूर्य होगा। अब सूर्य और मंगल होगा, यानी कि मंगल आप मेष राशि का स्वामी होगा यहाँ पर। और जो मंगल है उसका जो है संबंध वो दूसरे 5वें और 8वें और 11वें घर के स्वामियों के साथ कैसा है। देखिए, मंगल का जो दूसरे घर के स्वामी जो है शुक्र है, उसके साथ जो है एक इवन संबंध है, ना कोई बहुत अच्छा संबंध है, ना ही बहुत कुछ कोई नकारात्मक संबंध है। तो यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट जो है इवन रहेगा, ना ज्यादा अच्छा रहेगा ना ज्यादा बुरा रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपका 5th हाउस में देखा जाए तो मंगल का जो संबंध बनता है वो सूर्य से बनता है, क्योंकि 5th हाउस में 5th राशि पड़ रही है सिंह राशि, यानी कि लियो। तो लियो का जो मंगल के साथ संबंध है वो बहुत अच्छा है। तो ये 5th हाउस आपको हमेशा जो है, अगर आपकी कुंडली में पहला साइन है यानी कि मेष राशि है, लगन जो है आपका, लगन का स्वामी मेष है, तो आपको फायदा देगा। और मंगल, देखिए मंगल की अब खुद की राशि 8th राशि यहाँ बन रही है, तो यहाँ पर भी आपको अनसर्टेन जिसको बोलते हैं गेन्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है शादी के बाद जो है आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी बने, क्योंकि ये जो घर है वो आपकी पत्नी के उस पत्नी की फाइनेंशियल स्टेटस का भी विचार यहाँ से किया जाता है। इसके बाद आपका 11th हाउस है। अब 11th हाउस का स्वामी यहाँ बनता है शनि। तो 11th हाउस के ये देखा जाएगा कि मंगल का संबंध शनि के साथ कैसा है। तो ये जो है, अगर मंगल और शनि की युति बनती है तो वो संघर्ष योग बनाता है, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी 11th हाउस से गेन लेने में। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हमने एक राशि पहले मेष राशि का एग्जांपल लिया। अब मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपका किसी का लगन 6 नंबर का हो जाता है, यानी कि 6, यानी कि यहाँ पे आपकी वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि आ जाती है। तो आपका दूसरे घर का जो हो जाएगा वो 7 नंबर आ जाएगा दूसरे घर में, यानी कि 7वीं राशि आ जाएगी। और 5वें घर में आपकी 10वीं राशि आ जाएगी और 8वें घर में आपकी पहली राशि आ जाएगी और आपकी 11वें घर में जो है चौथी राशि आ जाएगी। अब देखिए, 6 ये आ गया, आपकी 6 नंबर यहाँ पर आ गया। अब 6 नंबर का जो है 6 नंबर आ गया, यानी कि यहाँ आपकी कन्या राशि आ गई। अब कन्या राशि का संबंध 7वीं राशि के साथ कैसा है, देखिए 10वीं राशि के साथ कैसा है और पहली राशि का साथ कैसा है और चौथी राशि के साथ कैसा है। देखिए, 7वीं राशि का स्वामी जो है वो तुला है, यानी कि शुक्र। अब कन्या राशि का स्वामी जो है वो बुध होता है। अब बुध का जो संबंध है वो शुक्र के साथ यानी कि वीनस के साथ कैसा है, तो वीनस के साथ उसका संबंध अच्छा है। तो आपको यहाँ आपके कुटुंब भाव में आपको हमेशा फायदा मिलेगा, दूसरे घर से आपको फायदा मिलेगा। अब बुध का जो है वो रिलेशन देखा जाएगा 10वें घर से, यानी कि सॉरी 5th घर से, और 5th घर में अब 10वीं राशि आ गई है, तो शनि की राशि आ गई है। तो ये भी आपको जो है कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि बुध और शनि का जो संबंध है वो काफी अच्छा है। अब उसके बाद जो है बुध का संबंध बनता है 8वें घर में, और 8वें घर में अब यहाँ पहली राशि आ गई है। तो पहली राशि का जो स्वामी हो गया है अब वो मंगल हो गया, और बुध और मंगल का जो संबंध है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
तो इसमें जो है वो ऐसा बनता है कि इतना फायदा आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला। अब बुध का संबंध जो है किससे बन रहा है? अब बुध का संबंध देखिए चौथी राशि से बन रहा है। चौथी राशि का स्वामी कर्क है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कर्क, चौथी राशि का स्वामी कर्क आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ ये हो रहा है कि बुध और बुध जो है वो चंद्रमा के साथ थोड़ा सा बैर रखता है, शत्रुता रखता है, पर चंद्रमा जो है सबके साथ न्यूट्रल रहता है। चंद्रमा किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता है, पर बुध जो है आपका जो है चंद्र के साथ जो है थोड़ा सा शत्रुता रखता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपका इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये देखिए इस राशि में आपको 2 घर ही फायदे देने वाले मिलेंगे, एक तो दूसरा और जो है आपको 5वां। तो ये तो इस तरह से आप राशि के विचार से कर सकते हैं कि कौन सी राशि बन आएगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए इन घरों में शुभ ग्रह आते हैं, तो शुभ ग्रह में कौन आ गया? शुभ ग्रह में आपका आ गया चंद्रमा, राशि कोई भी हो सकती है, चंद्रमा। फिर उसके बाद आ गया वीनस शुक्र, उसके बाद आ गया जुपिटर, और उसके बाद आ गया बुध। अगर ये 4 ग्रह भी यहाँ पर इन घरों में बैठ जाते हैं और मित्र राशि में बैठते हैं या अपनी उच्च सब राशि में बैठते हैं, तो भी आपको कुंडली में हमेशा जो है धन की जो है धन का जो हमेशा आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आपकी किस्मत में आप धन की कमी नहीं रहेगी। देखिए ये तो हो गया आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स है कुंडली में कि कैसे चेक किया जाता है ये। अब एक नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टेक्निक क्या है? नेक्स्ट टेक्निक आज की डेट में बहुत ही ज्यादा वो जो है आज की डेट में ज्योतिष उसको यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं अष्टक वर्गक स्कोर। देखिए अष्टक वर्गक स्कोर जो है ये जेमिनी जो है जेमिनी टेक्निक है। जो अष्टक वर्गक स्कोर जो होता है वो मिनिमम 28 होना चाहिए, 28, ठीक है, 28 से मैक्सिमम जा सकता है, 28 मिनिमम जो है वो ऑन एन एवरेज माना जाता है। अच्छा देखिए होता क्या है कि अष्टक वर्ग स्कोर जो है 28 से ज्यादा होना चाहिए, 28 मिनिमम तो होना ही चाहिए। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 28 से ज्यादा है, यहाँ भी 28 से ज्यादा है, यहाँ भी 28 से ज्यादा है, तो ठीक है, सही आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। बट यहाँ 8th हाउस में जो है वो 28 से जो है आपका अष्टक वर्ग स्कोर जो है हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि अष्टक वर्ग स्कोर यहाँ 28 से ज्यादा अच्छा नहीं 28 से ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस जो है वो त्रिक भाव भी है। त्रिक भाव में जो है इसको हमेशा शांत ही देखा जाना चाहिए। जो 8th हाउस है वो ज्यादा एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो जो है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी है कि आपका अष्टक वर्ग स्कोर जो है थर्ड हाउस का भी 28 से अबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, बट थर्ड हाउस का हमेशा अष्टक वर्ग स्कोर 11th हाउस से कम होना चाहिए, तब भी आपकी मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं आपका जो है हमेशा अच्छा रहता है। और आपकी जीवन में हर जो विशेष है, चाहे वो धन से रिलेटेड है चाहे किसी और से रिलेटेड है, वो फुलफिल होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ अष्टक वर्ग स्कोर आ गया 31, ठीक है, ऑन एन एवरेज 28 होना चाहिए, बट यहाँ आ गया आपका अष्टक वर्ग स्कोर यहाँ 34, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ अष्टक वर्ग स्कोर आ जाता है 32 और यहाँ आ जाता है 29, तो ये उस लेवल का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, आपकी विशेष शायद इस जन्म में थोड़ी बहुत इतनी पूरी ना हो पाए। तो ये था आपका धन से रिलेटेड जो एनालिसिस होता है कुंडली का, जो बेसिक एनालिसिस है, ठीक है, वो है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे विचार किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक एनालिसिस है, जो बेसिक एनालिसिस जो है वो इसी से किया जाता है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल दी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।